नमस्कार मित्रों, पोस्टल प्रमोशन ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग देखे होंगे कि पिछले क्लास में हमने हिमाचल प्रदेश सर्कल का MTS का 2021 ईयर का है ना 2021 का प्रीवियस ईयर का जो पूछा हुआ क्वेश्चन पेपर है उसको हम लोग सॉल्व किए थे और अच्छे से सॉल्व किए थे। उसके बारे में नॉलेज लिए, है ना, क्योंकि जब तक आप पेपर को सॉल्व नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि कहाँ से प्रश्न आते हैं, कहाँ से नहीं आते हैं, कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है, कौन सा नहीं है। इस क्राइटेरिया से ही आपको पता चलता है कि हमारा जो थियोरेटिकल क्लास रहता है, थ्योरी का जो क्लास रहता है, कितना महत्वपूर्ण रहता है ना। तो समय का ध्यान रखते हुए वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज आपका जो PYQ है वो MTS का ही है, 2021 सन का ही है, और आज का जो पेपर है वो पंजाब सर्कल का है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहले नंबर में दिया गया है दोस्तों, ध्यान से स्क्रीन में देखिएगा। डाक टिकट का पुनः उपयोग है, रीयूज ऑफ पोस्टेज स्टैम्प इज, कहाँ पे है इसका अनुमति है। बी में पूछा गया है डाक टिकट संग्रह प्रकाशन के लिए अनुमति दी गई है। सी में है सेवा टिकट के रूप में अनुमति दी गई है। चौथे में दिया है दोस्तों उपरोक्त सभी गलत हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, डाक टिकट का जो पुनः उपयोग है वो डाक टिकट संग्रह प्रकाशन के लिए ही केवल अनुमति दी गई है, अलाउड फॉर फिलेटलिक पब्लिकेशन, है ना। इसका बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन सही होगा, चाहे हिंदी में देखिए चाहे इंग्लिश में, जिसको जिसमें समझ में आए वो उस मीडियम से अपना देख सकता है। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आइए। सेकंड में क्या दिया गया है, फ्रैंक आर्टिकल कितने डाकघरों में लाइसेंसधारी द्वारा पोस्ट किया जा सकता है। फ्रैंक्ड आर्टिकल कैन बी पोस्टेड इन हाउ मेनी पोस्ट ऑफिसेस बाय लाइसेंसी। तो लाइसेंसी के द्वारा देखिए ये सभी को पता है कि केवल 2 पोस्ट ऑफिस में पोस्ट किया जा सकता है। पहला जो मेन रहेगा, दूसरा एडिशनल रहता है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, यानी कि 2 पोस्ट ऑफिस में आप इसको पोस्ट कर सकते हैं। तीसरे नंबर सवाल पे आइए। लाइसेंसधारी फ्रैंक लेख पर कितना कमीशन पाने का हकदार है। देखिए जब हम फ्रैंकिंग मशीन के बारे में क्लास नंबर 11 पढ़ाए थे तो वहां पे बताए थे कि लाइसेंसधारी को इतने से ज़्यादा आर्टिकल पोस्ट करने पर आपको 3% का रिबेट दिया जाता है या कमीशन दिया जाता है। कितने प्रतिशत का? 3% का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। फोर्थ नंबर सवाल पे आइए। फोर्थ नंबर सवाल पे पूछा गया है, रविवार और डाक छुट्टियों के निर्दिष्ट घंटों के दौरान सभी RMS कार्यालय आमतौर पर निम्नलिखित के भुगतान पर पंजीकृत लेख बुक करते हैं। ठीक है, किसके भुगतान के बाद हम पंजीकृत लेख या रजिस्टर्ड आर्टिकल को बुक कर सकते हैं। तो ये पहला दिया है लेट फीस, दूसरे नंबर पे है नाइट फीस, तीसरे नंबर पे है रिकॉल फीस, और डी सेक्शन में दिया गया है, डी ऑप्शन में विशेष शुल्क। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका लेट फीस। या मतलब यदि आप उसका लेट पेमेंट, जो लेट फीस का पेमेंट है उसको आप पेड कर सकते हैं तो आप रजिस्टर्ड आर्टिकल को भेज सकते हैं RMS ऑफिस में, है ना। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, है ना, लेट फीस। प्रश्न क्रमांक 5 में देखिए क्या दिया गया है, पोस्ट बॉक्स के माध्यम से किस प्रकार के लेख वितरित किए जाते हैं। पोस्ट बॉक्स के माध्यम से, है ना। व्हाट टाइप ऑफ आर्टिकल्स आर डिलीवर्ड थ्रू पोस्ट बॉक्स। इसमें क्या आंसर हो जाएगा, ए में दिया है सभी पूरी तरह से भुगतान किए गए पंजीकृत समाचार पत्र लेख या ऑल फुली पेड रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर आर्टिकल्स। बी नंबर में दिया है ऑल फुली पेड अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स। सी में दिया है ऑल फुली पेड बुक पैकेट्स एंड सैंपल। यानी ABC इसका तीनों आंसर सही हो जाएगा। यदि वो फुली पेड हैं या पूरी तरह से भुगतान किया गया है तो आप ये चीजें भेज सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, है ना, या उपरोक्त सभी सही हैं।
अगले सवाल की ओर बढ़िए। व्हाट इज फीस फॉर रिकॉल ऑफ आर्टिकल्स। रिकॉल मतलब होता है आर्टिकल को पुनः बुलाना। क्या होता है? आर्टिकल को पुनः बुलाना। देखो, यदि आर्टिकल हम बोलें, लेख अगर हम बोलें, डाक अगर हम बोलें, पत्र हम अगर बोलें, तो इसका मतलब कि सब एक ही चीजें हम बता रहे हैं। ठीक है, तो लेखों को वापस बुलाने के लिए शुल्क क्या है, इसका जो शुल्क लगता है वो क्या है? तो ध्यान से देखिएगा, बी ऑप्शन में 6 रुपए लिखा गया है, ये इसका राइट आंसर है। 6 रुपए के भुगतान से आप अपने आर्टिकल को रिकॉल कर सकते हैं, उसको दोबारा बुला सकते हैं। ठीक है, अब आइए 7वें नंबर पे। आईएनएस जहाज में सेवारत नौसेना कर्मियों के लिए मेल या सीओ या केयर ऑफिस को संबोधित किया जाना चाहिए। केयर ऑफ किसको संबोधित किया जाना चाहते हैं? मेल फॉर नेवी पर्सनल सर्विस सर्विंग इन आईएनएस शिप शुड बी एड्रेस्ड केयर ऑफ। कहां पे जाएगा ये? ध्यान से देखिएगा, ये चीफ पोस्ट पीएमजी को तो जाता नहीं है, केयर ऑफ 56 एपीओ को तो जाता नहीं है ना। 99 एपीओ नई दिल्ली या कलकत्ता, यहाँ कुछ भी नहीं होता। फ्लीट मेल ऑफिस, ये देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, फ्लीट मेल ऑफिस। यहाँ पे हम नेवी पर्सनल में जो नौसेना में काम करते हैं, है ना, उनको अगर डाक भेजना हो तो क्लियर ऑफ फ्लीट मेल ऑफिस के नाम से भेजा जाएगा। ठीक है, 8वें सवाल पे देखिए क्या लिखा हुआ है। पोस्ट, व्हाट आर पोस्ट रेस्टेंटे आर्टिकल्स, या पोस्ट रेस्टेंट लेख क्या है ना। पहले नंबर पे दिया है मुझे संबोधित किया बुलाए जाने तक रखा। एड्रेस टू मी केप्ट टिल कॉल्ड फॉर। बी में है आगमन की प्रतीक्षा करने के लिए संबोधित किया। एड्रेस टू अवॉइड अराइवल। सी में है एड्रेस टू पोस्ट ऑफिस, या डी में दिया है ऑल अबव आर करेक्ट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा पोस्ट रेस्टेंट लेख में ये सभी चीजें होती हैं। ठीक है ना, तो इसका डी आंसर सही हो जाएगा, मतलब ऑल अबव आर करेक्ट, या उपरोक्त सभी सही हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। 9वें प्रश्न पे आइए। कौन सा आर्टिकल के निर्देश के बारे में सही है? कौन सा आर्टिकल के या डाक के निर्देश के बारे में सही है? विच इज करेक्ट इन R/O रिडायरेक्शन ऑफ आर्टिकल्स। चलिए इसको ध्यान से पढ़िएगा ऑप्शन को इसके। ठीक है, उसी डाकघर या उसी डाकघर में पार्सल के निःशुल्क पुनर्निर्देशन की अनुमति है। बी में दिया है अपंजीकृत लेखों के मुक्त पुनर्निर्देशन की अनुमति नहीं है, ये गलत है, अनुमति है ना। सी में आइए, पंजीकृत वस्तुओं के मुक्त पुनर्निर्देशन की अनुमति नहीं है, ये भी गलत है ऑप्शन, मतलब कि ये अभी तक सही है, ये गलत है, ये गलत है। प्रत्येक पुनर्निर्देशन के लिए पार्सल का शुल्क प्रीपेड दर से पूर्ण राशि के आगे के डाक शुल्क के साथ लिया जाएगा, ये भी गलत है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? ए में क्या दिया गया है? उसी डाकघर या उसी डाकघर में पार्सल के लिए पुनः निर्देशन की अनुमति है, बिल्कुल सही है ना। बाकी में सब में नहीं किया है, वो गलत हो जाएगा, है ना। इसमें अगर चर्चा करें, फ्री रिडायरेक्शन ऑफ पार्सल इज अलाउड इन सेम पोस्ट टाउन और सेम पोस्ट ऑफिस। 10वें नंबर सवाल पे आइए। पते में प्रत्येक परिवर्तन लिखित निर्देश निम्नलिखित के लिए मान्य है ना। जैसे मान लीजिए कि एवरी चेंज ऑफ एड्रेस रिटर्न इंस्ट्रक्शंस आर वैलिड फॉर। जैसे मान लीजिए हमें एड्रेस चेंज करना है ना, एवरी चेंज ऑफ एड्रेस चेंज करवाना है, तो ये हमारा निर्देश कितने महीने तक के लिए मान्य रहेगा? तो 1, 2, 3, 4 में से कौन सा सही हो जाएगा? सी ऑप्शन, 3 महीने के लिए वैध रहेगा। पीओजी गाइड पार्ट 1 में आप इसको पढ़ चुके हैं। आगे आइए चर्चा करते हैं 11वें नंबर पे। लेख जिनके प्रेषण प्राप्तकर्ता के पते अधूरे हैं क्योंकि वितरण असंभव हो जाता है, उन्हें कहाँ भेजा जाएगा? भैया जिनके पता अधूरे हैं, है ना, जिनमें कुछ सही से लिखा ही नहीं है, कि जो सेंडर भेजा है वो अपना पता ही मान लीजिए सही से नहीं लिखा है या फिर लिखा ही नहीं है, तो उसको सीधे से बात है कि रिटर्न लेटर ऑफिस में भेज दिया जाता है या आरएलओ भेज दिया जाता है ना। चीफ पोस्ट मास्टर जनरल के पास भेजने से कोई मतलब है नहीं, प्रधान डाकघर में जाएगा ही नहीं, अधीक्षक कार्यालय में जाएगा ही नहीं, तो इसको कहाँ पे भेजते हैं?
RLO या रिटर्न लेटर ऑफिस में भेजेंगे। डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम श्रेणी का मेल नहीं है? तो लेटर कार्ड, पोस्ट कार्ड। कितने हैं प्रथम श्रेणी के? लेटर कार्ड, पोस्ट कार्ड, है ना। तो इसमें जो अंध साहित्य पैकेट है, ब्लेंड लिटरेचर पैकेट इसको बोलते हैं। सी आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ये फर्स्ट क्लास मेल नहीं है या प्रथम श्रेणी का डाक नहीं है। 13 नंबर पे आइए, पत्र का अधिकतम भार इससे अधिक नहीं होना चाहिए। कितना होना चाहिए? कितनी बार देखो इसको पढ़ोगे आप। इसको पीओजी गाइड फर्स्ट में भी पढ़े हो, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में भी पढ़े हो। ये सब चीज़ें देखिए सेम है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होइएगा कि परेशान हो गए कि अरे इसमें दूसरा था, लगता है कि पीओजी गाइड में दूसरा था। ऐसा कुछ नहीं है, दोनों में क्या है, सेम चीज़ें हम पढ़े हैं। तो जो लेटर का मैक्सिमम वेट होता है वो कितना होता है? 2 किलोग्राम का होता है। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। 14 नंबर में देखिए, निम्नलिखित पोस्ट कार्ड के साथ संलग्न किया जा सकता है ना। पोस्ट कार्ड के साथ हम क्या क्या अटैच कर सकते हैं? पोस्ट कार्ड आप पढ़े हैं पीओजी गाइड पार्ट 1 में, पोस्ट और उसमें भी पढ़े हैं, दोनों में पढ़े हैं आप, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पोस्ट कार्ड में हम कुछ भी संलग्न नहीं कर सकते हैं। अगर उसमें आप संलग्न करते हैं तो आपका डाक रिजेक्ट हो जाएगा या आपको फिर से वापस भेज दिया जाएगा, है ना। तो ये गलती कभी मत करिएगा, इसमें आप कुछ भी संलग्न नहीं कर सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? डी। कुछ भी संलग्न नहीं किया जा सकता है, नथिंग कैन बी अटैच्ड, है ना। 15 नंबर में आइए, अंध साहित्य का अधिकतम भार कितना होता है, या द मैक्सिमम वेट ऑफ ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट। इसका अधिकतम भार जो होता है 2 किलोग्राम तो आपका लेटर का हो गया, 4 किलोग्राम तो है नहीं, 3 किलोग्राम तो है नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 7 किलोग्राम, ठीक है। ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट का मैक्सिमम वेट कितना होता है? 7 किलोग्राम। फिर आइए 16 नंबर पे आइए, अपंजीकृत पार्सल का अधिकतम वजन कितना होता है? अपंजीकृत मतलब होता है दोस्तों अनरजिस्टर्ड पार्सल। क्या होता है? अनरजिस्टर्ड पार्सल का अधिकतम वेट पूछा है तो वो 4 किलोग्राम होता है। 7 किलोग्राम में अभी पढ़े हैं कि ये अंध साहित्य पैकेट का होता है, ये होता नहीं है ना। 2 किलोग्राम लेटर का होता है, ये होता नहीं है। 3 किलोग्राम किसी का नहीं होता। तो जो इसका अनरजिस्टर्ड पार्सल का वेट होता है वो 4 किलोग्राम होता है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। 17 नंबर प्रश्न में आइए, इसके लिए पंजीकरण अनिवार्य है। अरे रजिस्ट्रेशन क्यों कंपलसरी है? रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी फॉर किसके किसके लिए? चलिए आई पढ़ते हैं। पहले नंबर पे आइए, यदि पार्सल का वजन 4 किलो से अधिक है, यदि पार्सल का वेट 4 केजी से ज़्यादा है, आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अनरजिस्टर्ड में आप नहीं भेज सकते हैं। इफ़ इट इज़ एन इंश्योर्ड आर्टिकल, यदि यह एक बीमित वस्तु है ना, यह भी सही है। इफ़ इट इज़ अ वीपी आर्टिकल, यदि यह एक वीपी लेख है, यह भी सही है। ऑल ऑफ द एबव, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। 18 नंबर पे आइए, अनपढ़ अदाता को ईएमओ का भुगतान कैसे किया जाता है? देखिए मैं प्रयास कर रहा हूं कि हिंदी का भी पढ़ूं और इंग्लिश का भी पढ़ूं। जो हमारे कुछ भाई बहन है वो इंग्लिश में समझ में आ रहा होगा, कुछ लोगों को हिंदी में समझ में आ रहा होगा। आप अपने हिसाब से लैंग्वेज देख लीजिएगा, है ना। तो अगर इंग्लिश में हम इसकी बात करें 18 नंबर क्वेश्चन की, हाउ ईएमओ इज पेड टू इलिटरेट पेई। अनपढ़ जो पेई है या जिसको भुगतान करता है, जिसको पाना है ईएमओ, अगर वो अनपढ़ है तो किसको कैसे पेमेंट होगा इसका? देखिए ये हम बैंकिंग एंड रेमिटेंसेस का जब हम पार्ट पढ़ रहे थे तो रेमिटेंस में हम इसको पढ़े थे ईएमओ के बारे में, वही चीज़ यहाँ पर पूछा है। सिग्नेचर आर इन्फोर्स्ड ऑन ईएमओ, मेक मार्क ऑफ थंब ऑन ईएमओ, मेक मार्क ऑफ थंब ऑन ईएमओ इन द प्रेजेंस ऑफ अ विटनेस, ओनली पेड एट द काउंटर ऑफ पोस्ट ऑफिस। इसका मतलब ये हुआ कि ए में है हस्ताक्षर ईएमओ पर लागू होते हैं, ईएमओ पर अंगूठे का निशान लगाएं, गवाह की उपस्थिति में ईएमओ पर अंगूठे का निशान लगाएं। किसकी उपस्थिति में लगाएंगे भैया? गवाह की उपस्थिति में लगाना है, क्योंकि वो अनपढ़ है तो गवाह की जरूरत पड़ेगी। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। 19 नंबर में आइए, मनी ऑर्डर पर अदाता के नाम में परिवर्तन किया जा सकता है। अल्टरेशन इन पेइस नेम ऑन मनी ऑर्डर कैन बी डन। तो ए नंबर पे है निःशुल्क, अनुमति नहीं है दूसरे कमीशन के भुगतान पर, बिल्कुल सही। अब इसमें देखिए कंफ्यूजन कहां पे होगा।
कुछ चीज़ें निःशुल्क होती हैं, कुछ चीज़ें दूसरे कमीशन के भुगतान पर होती हैं। तो यहाँ पे जो अल्टरेशन है पेइज नेम, यानी जो पाने वाला है उसके नाम में अगर हम परिवर्तन करना चाहते हैं तो दूसरे कमीशन के भुगतान पर या ऑन पेमेंट ऑफ सेकंड कमीशन पर हम उसको चेंज कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। 20 नंबर प्रश्न में चर्चा करिए, डाक जीवन बीमा पॉलिसियों के कितने प्रकार उपलब्ध हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज आर अवेलेबल? तो ये देखिए PLI और RPLI है ना। PLI कौन सा हो गया आपका? PLI और RPLI, ये दोनों कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। ये सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। तो PLI की चर्चा किया है, वो कितने प्रकार का? 6 प्रकार का। कौन कौन से है वो इंश्योरेंस के पार्ट में आप जाके देख लीजिए, या आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि यहाँ पे इतने इतने प्रकार इसके हैं PLI के, ठीक है। 21 नंबर पे आइए, बीमित राशि की अधिकतम राशि जिसके लिए PLI पॉलिसी प्राप्त की जा सकती है। तो ये तो बहुत सिंपल सवाल है यार, है ना, इसमें बहुत परेशान होने की बात नहीं है। पर कुछ भाई ऐसा भी करेंगे, देखिए उनको कंफ्यूजन कहाँ पे होगा, इसको PLI RPLI में ध्यान नहीं देंगे, और यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ तो ठीक ठाक ऑप्शन दिया है ना, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख, 13 लाख मैक्सिमम पूछा है। अगर यहाँ पे 10 लाख होता तो कुछ लोग उसमें भी लगा देते टिक कि यही हो जाएगा सही आंसर, है ना। तो इसका जो राइट आंसर होता है वो PLI की अधिकतम राशि कितनी होती है? 50 लाख की होती है। आप 50 लाख तक का बीमा PLI में अधिकतम करवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, विलंब शुल्क कितने दिनों के बाद लगाया जाता है? 7 दिन तक रखे रहेंगे विलंब शुल्क नहीं लगेगा, लेट फीस नहीं लगेगी, है ना। तो विलंब शुल्क कितने दिनों के बाद लगाया जाएगा? या ये चार्ज जो है आपका देखिए 7 दिनों तक फ्री रहता है ना। 7 दिनों तक नहीं लगेगा, 7 दिन जैसे ही बीत जाएगा आपका विलंब शुल्क लगना शुरू हो जाएगा, है ना। 23 नंबर में आइए, एक भारतीय पोस्टल ऑर्डर बिना दूसरे कमीशन के कितने महीनों के लिए वैध होता है? देखिए ये 2 साल के लिए वैध होता है। IPO को आप एन इंडियन पोस्टल ऑर्डर इज वैलिड विदाउट सेकंड कमीशन फॉर हाउ मेनी मंथ्स? बिना किसी सेकंड कमीशन के आपका ये 2 साल के लिए वैलिड होता है। कितने साल के लिए? 2 ईयर्स के लिए। 2 ईयर्स 1 साल में होते हैं 12 महीने, तो 2 साल में कितने हो जाएंगे? 26 मंथ, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा, सॉरी 26 बोल दिया, यहाँ पे कितने मंथ हो जाएंगे? 24 महीने। तो यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, है ना। 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो 2 साल में कितने हो गए? 24 महीने। चलिए आगे देखिए, ट्रांजिट मेल कार्यालय इसकी इकाई है। ट्रांजिट मेल ऑफिस इज यूनिट ऑफ किसका होता है? TMO। ये रेलवे मेल सर्विस का है, ठीक है ना। किसका है? तो जो हमारा 25 नंबर का प्रश्न है वो क्या पूछा गया है? ट्रांजिट सेक्शन को परिभाषित करें, डिफाइन ट्रांजिट सेक्शन। तो ये क्या होता है? ऑप्शन में दिया है डाकघर का यात्रा कार्यालय, बी ऑप्शन में दिया है रेलवे डाक सेवा का यात्रा कार्यालय, सी में दिया है मेल मोटर सेवा का यात्रा कार्यालय, डी में दिया है मंडल कार्यालय। तो जो ट्रांजिट सेक्शन होता है वो क्या होता है? ट्रैवलिंग ऑफिस ऑफ रेलवे मेल सर्विसेज। किसका होता है? रेलवे डाक सेवा का यात्रा कार्यालय होता है, ठीक है ना। इसको ध्यान में रखिएगा, ट्रैवलिंग ऑफिस होता है वो। अब आगे आइए, रेल डाक सेवा के अभिलेख कार्यालय को इस नाम से भी जाना जाता है। रिकॉर्ड रूम ऑफ रेलवे मेल सर्विस इज आल्सो नोन एज, इसको क्या? देखिए जब हम इसको पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 पढ़ाए थे डेफिनेशंस में, उसमें ये चीज साफ साफ कही गई थी। तो जो रिकॉर्ड रूम रेलवे ऑफिस का होता है ना, उसको हम स्टेशनरी ऑफिस ऑफ रेलवे मेल ऑफिस सर्विस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेशनरी ऑफिस ऑफ रेलवे मेल सर्विस। यहाँ जो स्टेशनरी का मतलब है दोस्तों, स्टेशनरी को ये ना सोचिएगा कि वो आपको जो कॉपी किताब वाला स्टेशनरी होता है वो नहीं होता है। स्टेशनरी का मतलब होता है स्थायी। क्या बोलते हैं? स्थायी। रेलवे डाक सेवा का स्टेशनरी कार्यालय स्थायी कार्यालय उसको बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 25 नंबर में दिया गया था ट्रांजिट सेक्शन,
तो वो ट्रेवलिंग ऑफिस होता है, मगर रिकॉर्ड रूम ऑफिस जो होता है रेलवे का वो क्या होता है, स्टेशनरी ऑफिस यानी स्थायी ऑफिस होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, रेलवे डाक सेवा का स्टेशनरी कार्यालय। ठीक। 27 नंबर में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जिला बैग कार्यालय नहीं है। मतलब ये सब पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 के सवाल हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस। तो इसको जब प्रश्न को ही आप देखते हैं तभी आपके समझ में आ जाना चाहिए, है ना। जब चीजें देखिए आप अच्छे से पढ़ेंगे या पहले से पढ़े रहेंगे तो आप एग्जाम टाइम में जब ये सवाल देखेंगे तो आपको तुरंत आ जाएगा कि हमने यहाँ पे ऐसे इस चीज को किया था। ठीक है ना। तो इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस, कौन सा नहीं होता है, डिविजनल ऑफिस। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉर्टिंग बंडल तब तैयार किया जाता है जब वस्तुएं 25 से ऊपर हों। ठीक, इसका डी आंसर। पंजीकृत बैग एक है, रजिस्टर्ड बैग क्या होता है, ड्यू बैग होता है। क्या होता है, ड्यू बैग। इसका हो जाएगा देय बैग यानी सी आंसर। एक क्रम में परिवर्तनों को दर्शाता है, ए ऑर्डर किसको दर्शाता है, हमेशा ए ऑर्डर आपका सॉर्टिंग मेल से संबंधित होता है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, छटाई मेल या सॉर्टिंग मेल से। ठीक है ना। तो ये रहा आपका पंजाब सर्कल का MTS 2021 का साल पेपर। इसको आप बार बार रिवाइज करके देखिए, समझिए, PYQ करेंगे, आपका 95% सिलेबस वैसे ही क्लियर हो जाएगा, है ना। आपको सारी चीज़ें बनने लगेगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।